हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बातचीत करेंगे। अगली कल की वीडियो में हमने राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के बारे में बात की थी और आज हम राष्ट्रपति की कुछ सामान्य शक्तियों में बात करेंगे। उसके बाद में हम राष्ट्रपति की संकटकालीन जो शक्तियाँ हैं आर्टिकल 352, 356 और 360 के बारे में बातचीत करेंगे। तो राष्ट्रपति की हम वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास में धन से संबंधित कौन कौन से राष्ट्रपति के पास में पावर हैं। तो हम देखते हैं कि प्रति वर्ष जो हमारे आय व्यय का जो विवरण होता है, जिसे हम बजट के रूप में कहते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा के समक्ष प्रति वर्ष का आय व्यय का जो वित्तीय विवरण होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में वित्तीय जो फाइनेंशियल जो ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर का जो वार्षिक जो लेखा जोखा होता है उसका विवरण राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश किया जा सकता है। उसके बाद में धन विधेयक के बारे में बात करते हैं। धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या अनुदान जो मांगे होती है, वो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है ये लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी रहती है। उसके बाद में देश की आकस्मिक जो निधि है, आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का ही नियंत्रण रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास में फाइनेंशियल बहुत ही पावर होता है। उसके बाद में जो हमारे कर के द्वारा जो विभिन्न प्रकार का जो टैक्स लगाते हैं और टैक्स के दौरान हमारे देश में जो धन इकट्ठा होता है और उस धन का केंद्र एवं राज्यों के बीच में किस प्रकार से बंटवारा किया जाएगा, ये बंटवारा भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं। उसके बाद में न्यायिक क्षेत्र में कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास में न्यायिक क्षेत्र में कौन कौन से पावर हैं। तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट रहते हैं, तो इनके जो न्यायाधीश होते हैं, इनके न्यायाधीशों की जो नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही, राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही इनकी नियुक्तियां होती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास में सबसे जो बड़ा एक न्याय की जो शक्ति होती है वो होती है क्षमादान की शक्ति होती है। ये जो पावर होता है ये राष्ट्रपति के पास में होता है। अगर हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी अभियुक्त को अगर वो फांसी की सजा भी हो जाती है या उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है, तो उस प्रकार से उसमें अंतिम रूप से जो क्षमा याचना जो पत्र प्रस्तुत किया जाता है ये राष्ट्रपति के पास में किया जाता है। तो राष्ट्रपति एक मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है, आजीवन कारावास की सजा को राष्ट्रपति कम भी कर सकता है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति के पास में पावर है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में आर्टिकल हम 143 की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास में ये भी अधिकार है कि अगर कोई संवैधानिक प्रश्न का मामला हो या सार्वजनिक प्रश्न या सार्वजनिक अगर कोई समस्या होती है तो उनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो राष्ट्रपति इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है, लेकिन उस सलाह को मानना या नहीं मानना ये राष्ट्रपति के विवेक पर कार्य करता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति की ये न्यायिक क्षेत्र में शक्तियां होती हैं। फिर राज्यों के बारे में बात करते हैं कि राज्यों से संबंधित भी राष्ट्रपति के पास में कौन कौन से पावर हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहली बात ये होती है कि राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उन राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जा सकती है और वे राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रिंट पर ही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। उसके बाद में कुछ शक्तियां जो राज्यपाल होते हैं, कुछ विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व भी करता है या सुरक्षित रखता है। तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल के द्वारा जो विधेयक राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखा जाता है तो उस पर अनुमति देना या नहीं देना ये भी राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का के पास में राज्यों से संबंधित पावर भी माने जाते हैं। उसके बाद में हम आर्टिकल 356 का भी बात करते हैं कि 356 भी है, ये भी इससे जुड़ा हुआ मामला होता है जो राज्यों में इसके बाद में जो संवैधानिक तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास में राज्यों से संबंधित भी पावर होते हैं। उसके बाद में आज के हम इस वीडियो में सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात करेंगे वो कल हमने सामान्य शक्तियों के बारे में बात की थी। आज हम करते हैं कि राष्ट्रपति के पास में संकटकालीन कौन कौन से पावर है, यानी संकट देश में जब देश में संकट की स्थिति पैदा हो जाती है तो संकट के काल में राष्ट्रपति के पास में
कौन कौन से पावर होते हैं उसमें विशेष रूप से विद्यार्थी ध्यान दे। आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है और आर्टिकल 360 है। ये जो तीन प्रकार के हैं, 356, 352 और 360, ये राष्ट्रपति के पास में संकटकालीन शक्तियां हैं और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों को आर्टिकल 352, 356 और 360 के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि ये वास्तव में क्या है, इसमें संकट काल में क्या प्रावधान है। हम सब तीनों का ही एक एक करके इनका अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे, विद्यार्थी ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 352 में। तो आर्टिकल 352 में क्या व्यवस्था, मतलब पहले मूल संविधान में क्या व्यवस्था थी और वर्तमान के संविधान में क्या व्यवस्था थी। तो पहले जो व्यवस्था थी तो ये था, जो ये सशस्त्र विद्रोह शब्द है, यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द था। यानी कि जब देश का संविधान लिखा गया था तो उस समय एक आंतरिक अशांति शब्द आया था, लेकिन 1971 में 1971 में आंतरिक अशांति के आधार पर हमारे देश में जो इमरजेंसी लगी थी, हमारे देश में जो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और 2 साल तक जो गवर्नमेंट का जो कार्यकाल है वो उस दौरान बढ़ा भी आगे दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कहीं न कहीं ऐसा लगा, हमारे पार्लियामेंट को कहीं न कहीं ऐसा लगा कि जो संविधान का जो आर्टिकल 352 है इसका कहीं के दुरुपयोग किया जा रहा है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति या सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। तो वर्तमान में हमारा जो आर्टिकल 352 है इसमें बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में किस प्रकार से आर्टिकल 352 का जो प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बातचीत की जाती है। अब इसमें देखते हैं कि अगर हमारे देश में किसी पड़ोसी मुल्क ने आक्रमण कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति पहले स्थिति अलग थी। 44वें संविधान के बाद में जो स्थिति पैदा हुई थी, 1971 के बाद में जो स्थिति पैदा हुई थी, पहले ये था कि अगर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सिफारिश कर दिए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आंतरिक अशांति या युद्ध की स्थिति में राष्ट्रपति सेनाओं को अधिकार दे सकता था युद्ध करने का। लेकिन 44वें संविधान संशोधन इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। उस परिवर्तन में पहला परिवर्तन ये था कि आंतरिक अशांति वाला जो शब्द था उस पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। उसके बाद में ये कहा कि जब तक कैबिनेट लिखित में कोई भी प्रस्ताव पास नहीं करे, लिखित में नहीं दे, तब तक राष्ट्रपति है वो युद्ध की घोषणा है वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में 300 प्रावधान ये भी कहा गया था कि इसमें मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित में होना जरूरी है। उसके बाद में ये भी था कि आक्रमण या ये लागू होने के बाद में 352 लागू होने के बाद में 1 महीने के अंदर संसद से उनका 2/3 बहुमत से उसका अनुमोदन होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में हर 6 महीने के बाद में इसकी कार्यकाल को या संकट काल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है अगर देश में इस प्रकार की स्थिति लागू होती है। तो उसके बाद में जो संकट काल जो है वो उसी जगह पे लगाया जाएगा, यानी कि भारत के किसी क्षेत्र विशेष, यानी कि अगर युद्ध की स्थिति किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित है तो केवल आर्टिकल 352 का प्रयोग केवल उसी क्षेत्र में किया जाएगा, संपूर्ण भारत में नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ऐसी हमारे देश में 3 प्रकार की जो घटना घटित थी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 356 का प्रयोग है। सबसे पहले 1962 में इसका प्रयोग किया था। 1962 में जो हमारे देश में उस समय भारत पर चीनी आक्रमण हुआ था, उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो 1962 में, हालांकि उस समय कोई विशेष ऐसा मुद्दा भी नहीं था, लेकिन चीन ने केवल एशिया महाद्वीप में भारत की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए या भारत को एक नीचा दिखाने के लिए इन्होंने जो सीमा पर जो विवाद किया था और वो विवाद धीरे धीरे एक युद्ध का रूप ले लिया गया था। तो एक तो ये मामला 1962 का जो मामला था। उसके बाद में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें भी जो चीन का सपोर्ट था, उसमें जो वीवी गिरी थे उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे। उसके बाद में 1971 ये जो था ये बहुत ही विवादित रहा था, क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी के समय में देखते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद उस समय देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे और उस समय इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद को केवल एक टेलीफोनिक बात पर कहा था और उसके आधार पर आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकाल की व्यवस्था लागू कर दी गई थी।
तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगा था उस समय, संसद को भी लगा था। तो उसके बाद में जब देश में पहली बार जब गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी, देश में पहली बार जो मोरारजी देसाई जी के समय में गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी, और 60 उस समय लोकसभा के चुनाव थे, और उस समय जो विभिन्न प्रकार के जो दल थे इकट्ठे होकर के उन्होंने एक प्रकार से जो गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। हालांकि वो लंबी नहीं चली थी, केवल 2-2.5 साल तक ही वो गवर्नमेंट चली थी। तो उस समय उन्होंने क्या किया था कि विशेष रूप से आपने देखा होगा कि उस समय उस समय जो इंदिरा गांधी ने जो 42वां संविधान संशोधन किया था, तो 42वां संविधान संशोधन के अगेंस्ट में जो गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी, उन्होंने 44 ने जो संविधान संशोधन 1978 में लाया था, तो इसके द्वारा इसमें भी जो सशस्त्र विधि था, इसमें भी कुछ विशेष परिवर्तन किया था। उसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं कि आर्टिकल 356 की जहां बात करते हैं, तो आर्टिकल जो 300 हमारा जो 56 है, ये 56 ये कहता है कि राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होना, यानी कि राष्ट्र